हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकू क्लासेस। ओकू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम इंडिया मालदीव रिलेशनशिप के बारे में देखेंगे। मालदीव हिंद महासागर में अवस्थित एक छोटा सा देश है, द्वीपीय देश है, ठीक है, जिसका भारत के लिए काफी सामरिक महत्व है। और भारत का जो इसके साथ संबंध है वो एथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजियस एंड कमर्शियल लिंक्स पे जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज मालदीव। ये एक आर्किपेलागो है, ठीक है। आर्किपेलागो का मतलब होता है छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह। यहाँ पे अराउंड 1192 के करीब द्वीप हैं, ठीक है, जिसमें 200 ऐसे द्वीप हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे करीब इस देश की जो जनसंख्या है वो है करीब 4,30,000। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, 4,30,000 जनसंख्या है। अगर साउथ एशिया की बात करें तो मालदीव साउथ एशिया का भौगोलिक रूप से यानी कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा और पॉपुलेशन की दृष्टि से भी सबसे छोटा देश है, ठीक है। और मालदीव की लेकिन जो लोकेशन है आप यहाँ पे देख रहे हो, जियो स्टैटिस्टिक पोजिशन अगर इसकी हम बात करें तो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो एनर्जी का एक रूट है हिंद महासागर में डेवलप हुआ, उसके बिल्कुल शिपिंग लेन के सेंटर में पड़ता है। आप यहाँ पे देखो, जो ये मलक्का जलप्रपात मध्य है, ठीक है, और ये स्टेट ऑफ हॉर्मूज और ये अदन की खाड़ी, ठीक है, इन सबके बीच में मालदीव अवस्थित है। तो मालदीव की आप स्ट्रेटेजिक लोकेशन देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो चाइना की प्रेजेंस काफी तेजी से बढ़ रही है, ठीक है, चाइना के साथ मालदीव के संबंध काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए इंडिया के लिए एक तरीके से कंसर्न का सब्जेक्ट भी बना हुआ है। अगर हम बात करें इंडिया और मालदीव के रिलेशनशिप की, तो दोनों देशों के बीच में काफी नजदीकी और सौहार्दपूर्ण और बहुआयामी संबंध है, ठीक है। जो भारत उन पहले देशों में से था जिन्होंने 1965 में, जब मालदीव आजाद हुआ था ब्रिटेन से, मालदीव पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था। 1888 में, 1888 80 के दौरान, सॉरी 80 के दौरान ब्रिटेन ने मालदीव पे कब्जा कर लिया था और 1965 तक ब्रिटेन का कब्जा यहाँ पर बना रहा, ठीक है। 1965 में ब्रिटेन से मालदीव को आजादी मिली और उस समय भारत उन देशों में से एक था जिसने मालदीव को पहचान दिया और मालदीव के साथ जो है कूटनीतिक संबंधों की स्थापना की। तो भारत का संबंध जो है शुरू से ही काफी कॉर्डियल और मल्टी डायमेंशनल रिलेशन रहा है, बहुआयामी रिलेशनशिप रहा है मालदीव के साथ। आप यहाँ पे मैप में एक बार मालदीव की लोकेशन ऐसे भी देख सकते हो। ये मालदीव आर्किपेलागो है, ठीक है, और यहाँ पे ये ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी है, जो कि काफी जहाँ पे डियागो गार्सियो पे अमेरिका के नौसैनिक अड्डा है, ठीक। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मालदीव की लोकेशन कितनी स्ट्रेटेजिक है, इसकी वजह से भी, और दूसरा जो एनर्जी रूट है उसके शिपिंग लेन के बीच में पड़ने के कारण भी ये काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और मालदीव, भारत में मालदीव ने जो अपना हाई कमीशन है वो 2004 में स्थापित किया था, जब दुनिया में उसके जो है जो डिप्लोमेटिक मिशन थे वो केवल 4 थे। उस टाइम पे मालदीव ने भारत में हाई कमीशन स्थापित किया था, क्योंकि मालदीव और भारत का जो संबंध है वो काफी बेहतर अंडरस्टैंडिंग में निर्भर करता है। भारत जब भी मालदीव एक छोटा सा देश है और उस देश को जो सुरक्षा प्रदान करने का कार्य किया था वो भारत ने किया था, और अभी भी उसको भारत फॉलो कर रहा है इसी तरीके से। भले ही मालदीव में जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से कभी भारत और मालदीव के रिलेशनशिप काफी अप्स एंड डाउन्स के साथ चलते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया जो है मालदीव का साथ हमेशा देता रहा है और देता आ रहा है। अगर हम बात करें कि मालदीव इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, तो एक तो उसकी जो सामरिक अवस्थिति है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, सामरिक अवस्थिति बिल्कुल शिपिंग लेन पे है जो तेल आपूर्ति के लिए बनाई गई है, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि जो चाइना, जापान और इंडिया के जैसे देशों के साथ भी जो ऑयल आपूर्ति की जाती है, यहाँ से सप्लाई की जाती है, उसके बिल्कुल ही सेंटर में मालदीव की अवस्थिति है। और 10 साल पहले तक
10 साल पहले जब चाइना ने इंडियन ओशन में अपने नवल शिप्स यानी कि नौसैनिक जहाजों को उतारा था और वो अदन की खाड़ी तक जाने लगी थी। किस लिए? एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के लिए। यानी कि जो समुद्र में जो पायरेसी की प्रॉब्लम्स थी उसको रोकने के लिए चाइना ने जब अदन की खाड़ी तक कुछ 10 साल पहले से अपने जहाजों को भेजना शुरू कर दिया, नौसैनिक जहाजों को, तब से मालदीव का जो अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति की दृष्टि से जो महत्व है वो काफी तेजी से बढ़ा। ठीक है। और दक्षिणी चीन अगर तीसरे रीजन की बात करें तो दक्षिण एशिया में एक शक्ति के रूप में और इंडियन ओशन रीजन में जो है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में। नेट सिक्योरिटी का मतलब होता है टोटल सिक्योरिटी, यानी कि टोटल सिक्योरिटी। अगर आप बोलो कि नेट सिक्योरिटी का क्या मतलब है, ठीक है, यानी कि टोटल सिक्योरिटी, यानी कि न, जैसे कि आप बोल सकते हो इन द एयर, लैंड एंड वाटर, हर तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इंडिया, जो इंडियन ओशन रीजन है वहां पे। तो इस दृष्टिकोण से जो है मालदीव के साथ भारत का सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग बहुत जरूरी है अपनी इस छवि को बनाए रखने के लिए। दूसरा जो चाइना है, चाइना के द्वारा जो मालदीव में व्यापक जो आर्थिक निवेश किया जा रहा है वो भारत के लिए एक काफी चिंता का विषय बना हुआ है। आप देखोगे कि मालदीव में जो 70% अभी सहायता आ रही थी उस समय तक वो चीन से आ रही है। ठीक है। 2013 में जो मालदीव के राष्ट्रपति बने थे यामीन, ठीक है, उन्होंने मालदीव के साथ वही किया सेम जो श्रीलंका के साथ राजपक्ष ने किया था, यानी कि चीन पर पूरी तरीके से अपनी निर्भरता को बढ़ा दिया, चीन के साथ सामने झुक गया। मतलब चीन से जो एड लिए जा रहे हैं, जो लोन लिए जा रहे हैं, कंसेशनल लोन लिए जा रहे हैं बीआरआई के तहत, ठीक है, उसका जो है वो इस ट्रैप में मालदीव पूरी तरीके से फंसता जा रहा है। और यही काम राजपक्ष ने श्रीलंका के साथ किया था, जिसमें श्रीलंका को काफी नुकसान उठाना पड़ा जब वो अपना लोन चुका नहीं पा रहा था, तो उसके लिए उसको लोन लेने पड़े। अगर वो भी लोन नहीं चुका पा रहा था तो फिर उसको चाइना को कुछ कंसेशंस देने पड़े और जो अपना हमदन टोटा बंदरगाह था उसको 99 ईयर्स के लीज पे चाइनीज कंपनी को देना पड़ा था। ठीक है। तो ये स्थिति मालदीव में यामीन ने क्रिएट करी है। ठीक है। मालदीव की जो जनसंख्या है, जो मालदीव की पॉपुलेशन है, उसका एक बड़ा भाग जो है नासीद की पार्टी एमडीपी जैसी विपक्षी पार्टियों का समर्थन करता है और चाहता है कि भारत यामीन के विरुद्ध कदम उठाए। ठीक है। तो मतलब जो अगर हम पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत देखें तो जो वहां की जनता है वो भारत को सपोर्ट करती है। ठीक है। और मालदीव चूंकि सार्क का देश है, सार्क का मेंबर है, तो सार्क का मेंबर होने के कारण भी भारत और मालदीव के बीच में काफी कोऑपरेशन है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जो मालदीव की पॉपुलेशन है ना, वो मैक्सिमम मुस्लिम मुस्लिम है, और मालदीव जो है मुस्लिम जो देशों का ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी मेंबर है। उसके अलावा मालदीव सार्क का भी मेंबर है। और मालदीव इंडिया के प्रति इतना समर्पित रहा कि जो उरी अटैक हुआ था इंडिया में, ठीक है, तो उसमें जो पाकिस्तान में जो सार्क की समिट होने वाली थी उसका बहिष्कार भारत के आह्वान पर मालदीव ने भी किया था। एकमात्र ऐसा देश था मालदीव जिसने ऐसा किया था। ठीक है। और दूसरा जो यामीन है, यामीन उनकी सरकार के अंतर्गत जो है यहाँ पे रेडिकलाइजेशन काफी तेजी से बढ़ गया है। यानी जो यहाँ के युवक हैं वो आतंकवाद की तरफ उनका झुकाव बढ़ गया है। ठीक है। सीरिया में जो फाइटर्स लड़ रहे थे वहां पे बहुत सारे लोग जो है मालदीव से भी गए हुए थे। इसकी वजह से क्या है कि इंडिया पर इसका काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और इंडिया भी यहाँ इन आतंकवादियों का, पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादियों का शिकार बन सकता है मालदीव के आधार पर। और उसके बाद से एथनिक जो कल्चरल हमने बात करी थी कि जो एथनिक लिंग्विस्टिक कल्चरल और रिलीजियस और कमर्शियल लिंक्स हैं मालदीव का भारत के साथ, उसके बेसिस पे रिलेशनशिप डेवलप करना। फिर एक सबसे महत्वपूर्ण जो रीजन है वो है कि यहाँ पे
25,000 जो इंडियन नेशनल्स हैं वो मालदीव में रहते हैं, जो जो मालदीव की सबसे सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपाट्रिएट कम्युनिटी है, समुदाय है। ठीक है। और इंडियन के जो टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक हैं, वो भी मालदीव में बड़ी संख्या में आते हैं, और 6% ऑफ द टूरिस्ट जो मालदीव में हैं वो इंडिया से आते हैं। इसी तरीके से जो अगर मालदीव के लोगों की बात करें, तो मालदीव के लोग मेडिकल, एजुकेशन, बिजनेस, इन सब चीजों के लिए भारत को प्रायोरिटी देते हैं, भारत को वरीयता देते हैं। इस दृष्टिकोण से भी मालदीव इंडिया के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम इन दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन की बात करें, तो सुरक्षा जो है, जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन है, वो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। क्योंकि जो दशकों से भारत मालदीव को इमरजेंसी असिस्टेंट प्रोवाइड कराता आ रहा है। ठीक है। आपने कहीं पे पढ़ा होगा कि जो 1988 में जो मामून अब्दुल गयूम है, वहां पे मामून अब्दुल गयूम जो है मालदीव में बहुत समयों तक शासक रहे थे। 1978 में इन्होंने वहां पे सत्ता संभाली थी, और 2008 तक वहां पे के राष्ट्रपति रहे थे मऊम अब्दुल गयूम। तो इंडिया के साथ इनका शुरू में काफी फेवरेबल रिलेशनशिप रहा। और जो 1988 में क्या हुआ था कि कुछ आर्म्ड मशीनरीज जो थी, उन्होंने इनके अगेंस्ट में कू करने की कोशिश करी, यानी इनका तख्ता पलट करने की कोशिश करी थी कुछ श्रीलंकाई मशीनरीज के साथ मिलकर। तो जो इनके साथ मिल करके इन्होंने लिट्टे जो मर्सनरीज थे उनके साथ मिल करके मयूम अब्दुल गयूम की तख्ता पलट करने की कोशिश करा गया था। उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने तत्काल जो है मालदीव के राष्ट्रपति गयूम की रिक्वेस्ट पे इंडियन पैरा ट्रूपर्स और नेवी वेसल्स को उनकी रक्षा करने के लिए भेजा था, और सफलतापूर्वक भारतीय सेनाओं ने वहां पर ऑपरेशन किया। एक ऐसी बहुत ही विषम परिस्थितियों में वहां पे ऑपरेशन किया, इतनी ज्योग्राफिकल कॉम्प्लेक्सिटी होने के बावजूद भी वहां पे सक्सेसफुल ऑपरेशन किया, और वो ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन कैक्टस। ठीक है। इसकी पूरी दुनिया में काफी तारीफ हुई इंडिया की, और ताकि इंडिया ने अपने जो सैन्य क्षमता है उसको काफी अच्छे से वहां पे दिखाया था। इसी के साथ इन देशों के बीच, भारत और मालदीव के बीच ज्वाइंट यानी कि संयुक्त नौसैनिक का अभ्यास भी होता है। ठीक है। इसको दोस्ती के नाम से जाना जाता था। बाद में इसमें श्रीलंका भी जुड़ जाता है और ट्राइलेटरल हो जाता है ये। ठीक है। जो ये ज्वाइंट नवल एक्सरसाइजेस होते हैं अभी भी, वो श्रीलंका भी उसमें पार्टिसिपेट करता है। या अगर बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी मालदीव का भारत ने काफी साथ दिया है। 2004 में जो सुनामी आई थी मालदीव में, जो मालदीव में स्थिति उत्पन्न हुई थी, हालांकि सुनामी तो पूरे दक्षिण एशिया को नुकसान पहुंचाया था सुनामी ने। तो 2004 के सुनामी में, ठीक है, और माले में पेयजल का संकट जो उत्पन्न हो गया था अभी हाल ही में, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस समय उन्होंने माले में एक तो जो आईएनएस जो हमारे शिप्स हैं उनसे पानी भेजा था, एयरफोर्स के माध्यम से भी पानी भेजा था। ठीक है। हजारों टन पानी वहां पे भेजा गया, और माले में जो पेयजल का संकट आया था उससे जूझने में मालदीव की मदद की गई थी। ठीक है। कोविड-19 के उफान पर भारत के पड़ोसी देशों में मालदीव एकमात्र ऐसा देश रहा जिसकी भारत ने सबसे ज्यादा मदद करी है। ठीक है। तो इंडिया जो है ये मालदीव के साथ अपने रिलेशनशिप को बनाने में कोई भी मौका छोड़ता नहीं है। जब दुनिया की आपूर्ति चेन पूरी तरीके से बाधित हो गई थी, उस टाइम पे भारत ने मालदीव को जरूरी वस्तुओं की जो आपूर्ति है वो मिशन सागर के तहत जारी रखी थी। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में भी ये काफी महत्वपूर्ण कोऑपरेशन था। और पीपल टू पीपल अगर कांटेक्ट की बात करें, तो भारत ने जो है मालदीव के साथ लिबरल वीजा फ्री रेजीम रखा है, जिसके कारण से वहाँ जो मालदीवियन स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और वहाँ पे पढ़ने के लिए आ सकते हैं, और जो वहाँ के मरीज हैं, रोगी लोग हैं, वो भारत में
आ सकते हैं सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर जो भारत की है उसका लाभ उठाने के लिए। तो इस तरीके से वहां पे क्या है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट काफी अच्छा है रहता है, लिबरल वीजा फ्री रेजीम के कारण इंडिया और मालदीव के बीच में। तो टूरिज्म मालदीव का इकोनॉमी की रीढ़ है, ठीक है। और जो इंडियंस हैं उसमें बहुत सारे इंडियंस का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन मालदीव भी है। आप देखते होंगे कि मालदीव में जो है बहुत सारे लोग इंडिया से छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी बहुत बड़ी मात्रा में छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। और दूसरा मालदीव जो है इंडियंस के लिए जॉब डेस्टिनेशन भी है, ठीक है। और जो मालदीव के साथ जो जियोग्राफिकल लिमिटेशंस हैं उसको भौगोलिक सीमाओं को देखते हुए भारत जो है जो जरूरी वस्तुएं हैं उनकी एक्सपोर्ट में मालदीव को काफी छूट प्रदान करता है। तो ये भारत और मालदीव के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अगर बात करें हम चैलेंजेस की, तो यहाँ पे जो राजनीतिक अस्थिरता रहती है मालदीव में, ठीक है, भारत की प्रमुख चिंता यह है कि जो उसके पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता के कारण उस भारत की जो सुरक्षा है और जो विकास है उसके समक्ष चुनौतियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसा कि मालदीव में देखने को मिलता है। फरवरी 2015 में जो अपोजिशन के लीडर यानी विपक्ष के नेता मोहम्मद नसीद थे, उन पर आतंकवाद के चार्जेस लगा करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, जिससे कि वहां पे एक पॉलिटिकल क्राइसिस उत्पन्न हो गया। और वही जो है भारत के लिए एक रियल डिप्लोमेटिक टेस्ट था। अगर हम बात करें वहां के पॉलिटिकल आउटफिट्स की, जो इंडिया के लिए कैसे फेवरेबल होते हैं और किस तरीके से इंडिया के लिए उनका वो नुकसानदायक भी होते हैं। जैसे कि आप देखो, जो ये अभी इसके पहले जिनके बारे में हमने बात की थी 2008 तक, जो गयूम साहब थे, शुरू में तो वो काफी इंडिया के साथ फेवरेबल रहे, लेकिन बाद में उनका इंडिया के प्रति लेकर के दृष्टिकोण बिल्कुल ही बदल गया। वो काफी डिजास्टरस उन्होंने स्टेप्स लिए इंडिया को काउंटर करने के लिए। वो कहते थे कि चाइना के जो भारत के लोगों को मालदीव के लोगों को इंडिया की तरफ न देख करके अब दुनिया के और भी देशों की तरफ देखना चाहिए। उनका दृष्टिकोण बिल्कुल ही बदल गया था बाद में आकर के। तो वहां पे कुछ और 2008 के बाद जो ये नसीद आए थे, ठीक है, नसीद 2008 से 12 तक वो उनका जो अप्रोच है भारत समर्थक रहा था, ठीक है। और उन्होंने भारत में कई सारी यात्राएं भी करी और इंडियन कंपनी जैसे कि जीएमआर प्रोजेक्ट का नाम आपने सुना होगा, और गवर्नमेंट जो इन मालदीव में निवेश कर रहे थे उस टाइम पे। और 2012 में इनको एक कू के द्वारा यानी तख्ता पलट के द्वारा हटा दिया गया था। इसी तरीके यामीन के बारे में जो हमने हमने देखा 2013 से 2018 तक ये रहे थे, और इनका जो दृष्टिकोण था वो भारत विरोधी दृष्टिकोण रहा है और चाइना का समर्थक रहे हैं। इन्होंने ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं थे, और 2018 में ये चुनाव हार गए और इनकी जगह पे मोहम्मद इब्राहिम सोलीह जो है अब यहाँ के प्रेसिडेंट बने हुए हैं, जो कि भारत के साथ काफी अच्छे संबंध रखने की इच्छा रखते हैं। वो जो है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड किए गए थे, ठीक है। और इनका जो अप्रोच है वो काफी संतुलित है इंडिया और चाइना को लेकर के। और नरेंद्र मोदी ने जो है इनकी जो शपथ ग्रहण सेरेमनी थी उसमें भाग लिया था, और वो भारत की यात्रा पर भी आए हुए थे मोहम्मद इब्राहिम सोली। तो ये इनके साथ जो है भारत का संबंध थोड़ा अब संबंधों में भारत का सुधार आ रहा है। जैसा कि अभी जो वहां पे 3 नवंबर को विक्ट्री डे मनाया जाता है, विक्ट्री डे ऑपरेशन सक्सेस जो कैक्टस है उसकी सफलता के बाद से ही 3 नवंबर को विक्ट्री डे मनाया जाता है। उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पे गए हुए थे, और जो वहां का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उससे भी भारत के प्रधानमंत्री को नवाजा गया था, ठीक है। अब जो चुनौती है वो है रेडिकलाइजेशन की। रेडिकलाइजेशन का मतलब होता है कि ब्रेन वॉश कर करके किसी भी को अतिवादी विचारों से भर देना, जैसे कि उनके अंदर एक तरीके से धार्मिक उन्माद भरना, किसी भी चीज से रिलेटेड जो भी जो भी बेसिस होता है ना उसके आधार पर अगर किसी के दिमाग में ये सब चीजें भर दी जाती हैं और उसको लेकर के वो काफी अतिवादी सोच रखने लगता है, हिंदी में अगर हम इसको बोले तो उसको रेडिकलाइजेशन बोलते हैं। रेडिकलाइजेशन का मतलब है
आतंकवादियों में ज्यादा ये चलता है। तो आतंकवादी जो बनाए जाते हैं वो रेडिकलाइजेशन के प्रोसेस से ही बनाए जाते हैं, यानी उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको दिखाया जाता है कि देखो तुम्हारे जो लोग हैं, जो तुम्हारे कौम के लोग हैं, उनके खिलाफ कितना अत्याचार हो रहा है इस दुनिया में, और तुम्हारा जो है जिम्मेदारी बनती है कि तुम अपने कौम की रक्षा करो। ठीक है, इस तरीके की जो है आज आदर्शवादी बातें करके और जो नवयुवक हैं उनको भरमा करके उनको उनका उनको रेडिकलाइज किया जाता है। तो कुछ दशकों से जो बहुत सारे मालदीव हैं, पिछले दशकों से, सॉरी, पिछले दशक में बहुत सारे मालदीव, आपने भी नाम सुना होगा, आतंकवादी जो ग्रुप है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक स्टेट, ठीक है, उसकी तरफ आकर्षित हो गए। और पाकिस्तान बेस्ड जो मदरसा और जिहादिस्ट ग्रुप हैं उनकी संख्या मालदीव में काफी तेजी से बढ़ने लगी। अब क्या हुआ कि जो यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता और जो सामाजिक आर्थिक अनिश्चितता फैली हुई है मालदीव में, उसकी वजह से क्या हुआ कि इस द्वीपीय देश में जो इस्लामिक आतंकवाद है वो तेजी से बढ़ने लगा। ऑब्वियसली बात है, जब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहेगी तो वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी बनी रहेगी। जब सामाजिक आर्थिक विकास नहीं होगा, लोग बेरोजगार होने लगेंगे और लोगों की आवश्यकताएं जो है पूरी नहीं होंगी, बेसिक मिनिमम नीड्स पूरे नहीं होंगे, तो वो लोग क्या बनेंगे, वो विद्रोह करने के लिए चले जाएंगे। आसान टारगेट होते हैं वो आतंकवादियों के, टेररिस्ट के, जिनको फिर रेडिकलाइज करना काफी इजी होता है। इसी तरीके से जो वेस्ट एशिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो कुछ घटनाएं हैं वो भी मालदीवियन जो रेडिकलाइजेशन है वो उनको प्रमोट करती रही, सपोर्ट करती रही। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो यह संभावना बन रही है कि जो पाकिस्तान के आतंकवादी समूह है वो मालदीव के दूर दराज के द्वीपों में, रिमोट मालदीवियन जो आइसलैंड्स हैं वहां पर उनको आधार बना करके भारत पर और भारत के हितों पर आतंकी हमले या नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। मालदीवियन जो आइसलैंड्स हैं, रिमोट आइसलैंड्स हैं, उन पर अपना लॉन्च पैड बना सकते हैं भारत के अगेंस्ट में। जैसा कि कुछ समय पहले ऐसी कुछ घटनाएं सामने आई थी जब भारत में मालदीव को बेस बना करके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने हमले करने की कोशिश करी थी। इसी के साथ जो इंडिया का की चिंता यह भी है कि किस प्रकार से जो इस्लामिक ताकतें भारत के पड़ोस में, ठीक है, राजनीतिक प्रभाव हासिल कर रही हैं, उनको रोका जाए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो जो चुनौती है वो है चाइनीज एंगल, चीनी एंगल। चीन जो है मालदीव में काफी तेजी से पैर पसार रहा है। जो मालदीव का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से चाइना मालदीव में घुस चुका है, ठीक है। और जो मालदीव है उसको चाइना जो है स्ट्रिंग ऑफ पोल्स के एक पोल्स के रूप में, मोतियों की माला के एक मोती के रूप में देखता है साउथ एशिया में, जो कि इंडिया के सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जो है चुनौती भरा दिखाई दे रहा है। जो मालदीव की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडियन ओशन में, ठीक है, वो उस पर जो है चाइना क्या कर रहा है कि जो इसके कई सारे जो द्वीप हैं वहां पे अपना स्ट्रेटेजिक बेसिस बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरीके से जो भारत और चीन के जो संबंध हैं वो तो पहले से ही ठीक नहीं है, हिस्टोरिक लेवल पे ही, ठीक है। तो चाइना का जो ये पोटेंशियल स्ट्रेटेजी है मालदीव में, वो हमेशा भारत के लिए चिंता का विषय बनी रहेगी। दूसरी तरफ मालदीव जो है, जो चाइना कार्ड है, वो इंडिया को बार्गेन करने के लिए, इंडिया से ज्यादा रियायतें लेने के लिए चाइना कार्ड का यूज कर सकता है। तो ये एक चाइना एंगल का जो हमने देखा चुनौतियां हैं। अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें, आगे के रास्ते की बात करें, तो भारत को जो है अपना जो इन्वेस्टमेंट यानी निवेश का जो सहयोग है उसको बढ़ाना चाहिए। और जो इंडिया का फ्री पर्स है पॉलिसी है मालदीव को सहायता देने के लिए, ठीक है, तो वो इंडिया को मालदीव को लिए रखना चाहिए, उसको ऑफ मालदीव को देना चाहिए, ताकि जो है चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है मालदीव में उसको काउंटर किया जा सके।
इंडिया ने मालदीव के लिए जो है ऐसे 100 मिलियन का जो है एक फ्री पोस्ट भी रखा हुआ है। तो इंडिया को एंटी टेररिज्म और कोऑपरेशन, एंटी टेररिज्म के क्षेत्र में जो कोऑपरेशन है और इस कोऑपरेशन को जो है और भी गहरा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, जबकि जो मालदीव की नेशनल डिफेंस फोर्सेज हैं और मालदीव की जो पुलिस फोर्सेज हैं उनके साथ मिलकर के भारत को एंटी टेररिज्म, एंटी पायरेसी, इन सब मुद्दों पे काम करना चाहिए। तो ये एक वे फॉरवर्ड में आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से जो गुजराल डॉक्ट्रिन है, जो हमारा पड़ोसी देशों के साथ संबंध है, उसमें एक तरफा जो संबंध है, हम बिना बिना जो है उनसे किसी प्रकार का उम्मीद किए उनकी मदद जो करते हैं गुजराल डॉक्ट्रिन में, जैसे कि आप जो देखो बांग्लादेश के साथ जो संबंध है हमारे, गुजराल डॉक्ट्रिन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो सीमा विवाद काफी 3 महीनों में सुलझा लिया गया था। ठीक है, इसीलिए जो स्मॉलर नेबर्स हैं हमारे, एक मालदीव, मालदीव जो है भारत का एक माइक्रो कंट्री आप कह सकते हैं। ठीक है, मालदीव छोटा सबसे छोटा मुस्लिम कंट्री है, पूरी दुनिया का सबसे छोटा मुस्लिम कंट्री है मालदीव। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे स्मॉलर नेबर्स हैं उनके साथ इंडिया गुजराल डॉक्ट्रिन के तहत अपने संबंधों का संचालन कर सकता है। इसी के साथ जो सार्क और आईओआरएस जो है उनको उनका उपयोग जो है जो इंडियन ओशन रीजन जो एसोसिएशन है और जो सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ द रीजनल कोऑपरेशन, इसका प्रयोग क्या करना चाहिए, जो भारत की चिंताएं हैं उनसे उनको टैकल करने के लिए करना चाहिए। तो ये हमने देखा कुछ मालदीव और इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में एक बेसिक जानकारी। लेकिन अभी जो हमारे इब्राहिम जो सोलोही हैं, सोली, उनके साथ जो उनका जो शासन काल है उसमें भारत और मालदीव के संबंध काफी तेजी से सुधर रहे हैं। उम्मीद है कि आगे जो है ये संबंध और भी बेहतर होंगे, लेकिन भारत को इन संबंधों को लेकर के सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जो मालदीव की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसकी वजह से इंडिया को कई बार जो है काफी नुकसान भी झेलना पड़ा है। जैसे कि 1988 तक तो भारत और मालदीव के संबंध काफी ऊपर जाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जो ये गयूम साहब थे और बाद में जो ये यामीन साहब जो थे आए थे, तो इन्होंने इंडिया को आउट करने के लिए इंडिया आउट, कीप इंडिया आउट की ऐसी पॉलिसी पे काम करना शुरू कर दिया था और चाइना के साथ अपने कोऑपरेशन, अपने संबंधों को बढ़ाना शुरू कर दिया था। चाइना को उन्होंने काफी जो है लेवरेज दे रखे हैं। ठीक है, तो ये जो इब्राहिम सोलोही हैं, इनके काल में इंडिया का रिलेशनशिप जो है अगर सुधरता है तो कुछ हद तक इंडिया चाइना को काउंटर कर सकता है। नहीं तो 1988 में क्या हुआ था, उस टाइम के बाद से इतने अभिभूत हो गए थे जो ये मालदीव के प्रशासक थे कि उन्होंने फर्स्ट इंडिया की पॉलिसी पे काम करना शुरू कर दिया था। फर्स्ट इंडिया की पॉलिसी पे काम करते रहे। अब जरूरत है उसी तरीके की जो है पॉलिसी को आज इंडिया फिर से इंट्रोड्यूस करे मालदीव के संदर्भ में और मालदीव इंडिया के संदर्भ में इंट्रोड्यूस करे, क्योंकि जो श्रीलंका की जो नीति पॉलिसी रही है उसका परिणाम तो आप सॉरी चाइना की जो पॉलिसी रही है उसका परिणाम तो आप श्रीलंका में देख ही रहे हो। मालदीव को यह समझना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वो काफी रिस्पॉन्सिबल कंट्री है और भारत के जो है एक अभिन्न और एक तरीके से ऐसा मित्र रहा है भारत का, जो इसने भारत की मालदीव की मदद हर इमरजेंसी में करने की कोशिश करी है और सफलतापूर्वक की है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अब श्रीलंका इंडिया रिलेशनशिप, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। अगर आपको इस टॉपिक पे समझाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम सुधार कर सकते हैं। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या फिर ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें
ताकि इनसे उनकी भी हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।